डियर स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं न्यूक्लियाई का, रेडियो एक्टिविटी। अब देखिए रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है, हम इसको इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। और इसके जो डिफरेंट टाइप के जो डीकेज होते हैं, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके, सो डिफरेंट टाइप के जो डीके होते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये क्यों होता है, ओके, पहले हम उस पर जाएंगे। देखिए नेचर में जो एलिमेंट्स हैं उनके न्यूक्लियाई जो होते हैं, ओके, सो न्यूक्लियाई जो है कई सारे एलिमेंट के स्टेबल होते हैं। स्टेबल होते हैं मतलब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेकिन कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी होते हैं, मतलब कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं कि वो अनस्टेबल होते हैं, ओके, मतलब वो सेम इसमें नहीं रह सकते लॉन्ग टाइम के अंदर, उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अनस्टेबल है तो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, तो स्टेबल होने के लिए उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई है, गौर से सुनिए, जो हम जो रेडियो एक्टिविटी है इसको डिफाइन कर रहे हैं, ओके। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्टेबल होना चाह रहे हैं। कैसे स्टेबल होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपने में से कुछ पार्टिकल को एमिट कर देते हैं, अपने में से कुछ पार्टिकल को एमिट कर देते हैं। तो इस तरह के प्रोसेस से क्या होता है कि वो स्टेबल हो जाते हैं, ओके। भले ही सिर्फ एक ही बार पार्टिकल एमिट किया ऐसे नहीं, कई बार एमिट करने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल आएगा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ एलिमेंट्स के तो न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं लेकिन कुछ के स्टेबल नहीं होते हैं, क्यों वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। देखिए इन जनरल, ओके, अगर मैं पहले बात करूं हेवी न्यूक्लियाई की, तो थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने बाइंडिंग एनर्जी जो पढ़ा था, तो बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर के साथ जो ग्राफ पढ़ा, ओके, जो कर्व हमने ड्रॉ किया था उसमें हमने 3 पोर्शन बनाए थे। पहले पोर्शन में हमने जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई बताया था, या लाइट न्यूक्लियाई, ओके, लाइट न्यूक्लियाई। दूसरे पोर्शन में हमने जो है जहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो कांस्टेंट होती है, वो रेंज बताया था। तो पहली रेंज बताई थी हमने A इज लेस देन 30, ओके, A इज लेस देन 30, तो वो हमने लाइट न्यूक्लियाई माना था। तो उसके बाद वाली रेंज जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी ज्यादा होती है, मतलब ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, ओके, ये स्टेबल न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद जो है 170 के ऊपर जो, ओके, न्यूक्लियाई होते हैं जिनका मास नंबर 170 से बढ़ के होता है, ऐसे न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर 170 से बढ़ के होता है, तो हमने उनको तीसरी रेंज में रखा था हेवी न्यूक्लियाई। तो लेस देन 30 लाइट न्यूक्लियाई, 30 to 170 ये जो है स्टेबल न्यूक्लियाई, ओके, ये स्टेबल न्यूक्लियाई माना था जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफी ज्यादा होती है, और 170 से बढ़ के जो है वो हमने हेवी न्यूक्लियाई। तो हमने साथ में लिखा था कि जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं या जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं वो दोनों भी, ओके, वो दोनों रेंज वाले भी वो अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते लिखा हमने, अनस्टेबल होते हैं, ऐसे बताया था, ठीक है, उनमें अनस्टेबिलिटी होती है। तो हमने सिंपली वहां लिखा था कि भी अनस्टेबल होते हैं, और हमने वहां पे ये समझा था कि जो लाइट न्यूक्लियाई है वो मर्ज होके, फ्यूज होकर जो है वो क्या होते हैं, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं वो फिजन होके, अलग अलग होके पार्ट्स हो जाते हैं उनके, और वो जो है स्टेबल होने की कोशिश करेंगे या स्टेबल होंगे। तो ये हमने उस ग्राफ से समझा था। अब यहाँ पे एक और प्रोसेस है, एक और प्रोसेस है जिसको नाम दिया गया रेडियो एक्टिव प्रोसेस या रेडियो एक्टिविटी, ओके। तो अब यहाँ पे सबसे पहले सवाल था कि भाई ये न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल क्यों होता है। देखिए हेवी न्यूक्लियस को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। हेवी न्यूक्लियस में क्या होता है, हम 170 से जो मास नंबर बढ़ के होता है उसको हम हेवी न्यूक्लियस बोल रहे हैं। तो हेवी न्यूक्लियस में क्या होता है, देयर आर सो मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, बहुत ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये ज्यादा हो रहे हैं तो वो एक दूसरे को न्यूक्लियर फोर्स से अट्रैक्ट करके बाइंड करे हुए होते हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा हो तो उनके बीच में
डिस्टेंस बढ़ सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाने के हद तक बोलूँ, ओके, या बताओ कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, चले ये नजर आएगा, ठीक है, चले मैं देखता हूँ साइड में और कौन सा हिस्सा, हाँ ठीक है, चलो। अब देखिए आप यहाँ समझने की कोशिश करें, ये वाले हिस्से, अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह से एक न्यूक्लियस ड्रॉ किया हूँ, इसमें अगर मैंने बताया कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स है, सपोज ये इस तरह से प्रोटॉन्स, ये जो है ये प्रोटॉन्स, इसमें बहुत सारे ये प्रोटॉन हेवी न्यूक्लियर है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे थोड़े से बना लिए, ये यहाँ पे ये न्यूट्रॉन्स बना दिए हमने, ये बहुत सारे इसके अंदर ये जो है ना ये जो है न्यूट्रॉन्स। तो आप यहाँ देखें कि भाई जो न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत छोटे से डिस्टेंस पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे एक्ट होती है, तो हो सकता है कि इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट हो, क्योंकि उसका रेंज जो है हार्डली फ्यू फेम्टोमीटर, ओके, 3 या 4 फेम्टोमीटर के बाद वो एक्ट ही नहीं होती है। तो ये अगर डिस्टेंस हम इनकी और इनकी बात करें तो इन दोनों के बीच में हो सकता फोर्स एक्ट ही ना हो, क्योंकि डिस्टेंस हो सकता बढ़ जाए, ओके, डिस्टेंस हो सकता 3 या 4 फेम्टोमीटर से बढ़ जाए। तो यहाँ और यहाँ में अब ये इनके बीच में जो है ना ये न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होगी। लेकिन देखो न्यूट्रॉन्स को छोड़ दे, प्रोटॉन्स की अगर बात करेंगे तो ये प्रोटॉन के बीच में, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट होती है। जब उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं हो रही है तो वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो तो हमेशा एक्ट होगी, क्यों कि दो चार्जेस के बीच में एक्ट होती है। तो अगर ये प्रोटॉन इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियर फोर्स के हिसाब से, ओके, न्यूक्लियर फोर्स कब एक्ट होगी, इट इज हार्डली अप टू 3 to 4 फेम्टोमीटर या 3 to 4 फर्मी। अब अगर ये वाला डिस्टेंस 3-4 फर्मी से ज्यादा है सपोज, तो इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं होती है, लेकिन कूलम फोर्स तो एक्ट होती है। कूलम फोर्स लॉन्ग रेंज वाली फोर्स है, छोटे से लेके लॉन्ग कहीं तक भी वो एक्ट हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये वाला इसको रिपेल करेगा, ये सब एक दूसरे को, ये जो दूर है जिनका भी डिस्टेंस, ओके, जिन प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस 3 या 4 फर्मी से ज्यादा हो जाए वो एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो इस न्यूक्लियस को इन सबको एक साथ होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, इसी को बोल रहे हैं कि ये स्टेबल नहीं है। अगर न्यूक्लियस इन सारे न्यूक्लियॉन्स को होल्ड कर रहा है इजीली, तो तब हम कहते हैं कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियस कैसा स्टेबल है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो रही है, जो प्रोटॉन को प्रोटॉन से दूर ढकेल रही है, तो वो इसके अंदर बाउंडेड नहीं रहेंगे, इसी को बोल रहे हैं कि ये अनस्टेबल है। मतलब सिंपली जो है ये इसमें जो है स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ओके, बाउंड किए हुए नहीं रह पा रहे, ओके। तो ये जो रीजन है यही अनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस के लिए अनस्टेबिलिटी इसी वजह से आती है, किस वजह से, कि जो प्रोटॉन्स के बीच का डिस्टेंस 3 to 4 फर्मी से ज्यादा है, ओके, केयरफुली सुन ले, जिन प्रोटॉन्स के बीच में जो है डिस्टेंस 3 या 4 फर्मी से ज्यादा है, तो उनके बीच में एक्ट होने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, वो बाउंड होके नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो यही रीजन है कि कुछ न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। अब यही बात, ओके, अगर हम लाइट न्यूक्लियाई के लिए करें तो लाइट न्यूक्लियाई में तो कम ही जो है न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर बहुत कम होते हैं, तो इसलिए उनके जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो 3 या 4 फर्मी से कम ही रहता है, तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स ही डोमिनेंट होती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट नहीं होती है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं होती है, तो वो एक दूसरे को जकड़े तो रहेंगे। तो फिर इनमें अनस्टेबिलिटी कैसी आती है, क्योंकि हमने लाइट न्यूक्लियाई को भी अनस्टेबल बताया, ओके, हमने लाइट न्यूक्लियाई को भी हमने अनस्टेबल बताया, उनमें कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, सब नहीं होंगे लेकिन उनमें भी कुछ अनस्टेबल होते हैं। अब वो अनस्टेबल क्यों हो रहे हैं, तो देखो अनस्टेबिलिटी के लिए एक रीजन तो मैंने ये बता दिया जो हेवी न्यूक्लियस में आ जा रही है, दूसरा रीजन दोनों में भी आ सकता है, हेवी न्यूक्लियस में भी लाइट न्यूक्लियस में। वो क्या है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का जो रेशियो है वो भी इफेक्ट करती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो
ये जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का जो रेशो है, इसको हम जो है, जो इसी में टॉपिक आएगा दूसरे टाइप का, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम जो है ना उस रेशो को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप इतना याद रख लें कि जो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का रेशो है ये भी स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल क्यों होते हैं, ठीक है, ये समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हमने, ओके, डेफिनेशन जो है रेडियो एक्टिविटी की, ओके। सो देखिए रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन हम देख रहे हैं। सो क्या लिखा है, देखिए बहुत सिंपल वर्ड में, इट इज द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई अंडरगोस इन देयर स्ट्रक्चर बाय इमिशन ऑफ सम पार्टिकल। ओके, क्या लिखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर कुछ चेंज आता है। चेंज कैसे आता है, उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है ड्यू टू इमिशन ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल को इमिट कर देते हैं, ओके, कुछ पार्टिकल को इमिट कर देते हैं तो उनके अंदर कुछ चेंज आ जाता है। अब ये चेंज किस तरह का है, देखिए, दे चेंज और डीके इनटू अदर न्यूक्लियाई। अब देखिए उसमें से कुछ पार्टिकल निकल जाता है तो वो किसी दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, किसी दूसरे न्यूक्लियस में। एक न्यूक्लियस है, उसमें से कुछ पार्टिकल निकल गए तो फिर वो क्या होते हैं, किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके। और वो न्यूक्लियस में क्या होता है, उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर दूसरा होता है, ओके, किसी दूसरे एटॉमिक और मास नंबर का वो न्यूक्लियाई रहता है, ओके। तो अब फिर से ये देखो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके ये एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, किसकी वजह से, बाय इमिशन ऑफ सम पार्टिकल, ओके, बाय इमिशन ऑफ सम पार्टिकल। तो पार्टिकल को इमिट करने से वो किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ओके। तो ये जो है प्रोसेस जिसको हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि डीकेइंग न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस डीके हो रहा है उसको हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो न्यूक्लियस डीके होने के बाद प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, द प्रोड्यूस्ड आफ्टर डीके, उस न्यूक्लियस को हम डॉटर न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियस। जो डीके हो रहा है उसको पेरेंट न्यूक्लियस, डीके होने के बाद जो नया न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियस। जो ओके डीके हो रहा वो पेरेंट न्यूक्लियस, डीके होने के बाद जो नया न्यूक्लियस आ रहा वो डॉटर न्यूक्लियस, ओके। तो ये जो है हमने रेडियो एक्टिव प्रोसेस क्या होता है। अब इसको देखो एकदम शॉर्ट वे में मैंने यहाँ पे बताया है, एकदम आसान, इसमें ये हमने समझ लिया पूरा। अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई होते हैं उसका रीजन देख लिया। अब उसके बाद अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो रेडियो एक्टिविटी करते हैं वो हमने यहाँ समझा। अब इस प्रोसेस को सिंपल वे में कैसे डिफाइन करते हैं इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ डीकेइंग द न्यूक्लियस। देखिए बहुत सिंपल, द प्रोसेस ऑफ डीकेइंग, डीके होना मतलब चेंज होना। देखो ये जो डीके वाला वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग कम होने का होता है। तो ये जो चेंज हो रहा है ना, ये अपने मास नंबर और एटॉमिक नंबर को कम कर देता है, अपने में से कुछ पार्टिकल को निकाल देता है, जिससे वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो चेंज हो रहा है कम होकर, ओके, कम होकर चेंज हो रहा है, इसलिए वर्ड यहाँ डीके यूज हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डीकेइंग द न्यूक्लियस इनटू अदर न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव डीके। सिंपल एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओके न्यूक्लियस जो है किसी दूसरे न्यूक्लियस में जो है कन्वर्ट हो जा रहा है, ओके, ड्यू टू डीकेइंग, ओके, ड्यू टू डीकेइंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव डीके, ओके। तो ये हमने जो है रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया। अब रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस, देखो जो भी एलिमेंट्स ये प्रोसेस करते हैं, ओके, द एलिमेंट्स व्हिच विल डू दिस प्रोसेस आर कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो जो भी एलिमेंट्स ये प्रोसेस करते हैं, देखो ये खुद से होता है, ओके, इट इज अकर नेचुरली समझ। तो ये जो प्रोसेस करते हैं एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ओके।
नाउ ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसको किसने डिस्कवर किया? तो एक साइंटिस्ट है बैकरल। 1876 रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय बैकरल इन 1876। ओके, अब ये जो रेडियो एक्टिविटी है, ओके, इसके 3 टाइप्स हैं। सर रेडियो एक्टिविटी डीके, हम रेडियो एक्टिविटी या डीके रेट इसको जो है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड के सिलेबस में नीट में से उसको थोड़ा हटा दिया है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ओके, ये अब सिलेबस से नीट के हटा दिया है, ओके, बोर्ड के सिलेबस में है तो उसको हम अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ हमने मेंशन कर दिया कि आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर किया, तो बैकरल नाम है साइंटिस्ट का। कब किया है? 1876 में। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीकेस। इसके 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप है अल्फा डीके, दूसरा टाइप है बीटा डीके, तीसरा टाइप है गामा डीके। अल्फा डीके क्या है? तो न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल इमिट हो जाता है, अल्फा पार्टिकल उसमें से निकल जाता है, ओके। तो ये इस तरह की जो डीकेइंग है इसको बोला जाता है अल्फा डीके। इसको क्या बोलते हैं? अल्फा डीके। इसी तरह से जो बीटा डीके होता है, तो बीटा पार्टिकल एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन, ओके, 2 टाइप का है, बीटा माइनस बीटा प्लस। तो जब बीटा पार्टिकल जो है इमिट हो जाता है न्यूक्लियस से, तो इस तरह की जो डीकेइंग है इसको बोला जाता है बीटा डीके, ओके, बीटा डीके। और फाइनली तीसरा जो है गामा डीके। तो गामा डीके जो है इसमें कुछ पार्टिकल जो है ना रिलीज इमिट नहीं होता है, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, ओके, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। क्या होता है कि जब ये जो बीटा डीके होता है इसके बाद भी, ओके, कुछ अनस्टेबिलिटी रहती है प्रोटॉन्स या जो है इन न्यूक्लियॉन्स में, तो वो स्टेबल होने के लिए कुछ एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है। तो गामा डीके ये जो कंसेप्ट है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था सीरीज में कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो हायर लेवल पे चले जाता है, लेकिन वहाँ पे अनस्टेबल रहता है। स्टेबल होने के लिए वो एक्सेस एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर देता है और स्टेबल हो जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसा यहाँ भी होता है। तो इस तरह के डीके को हम क्या कहते हैं? गामा डीके, ओके। तो ये था देखो रेडियो एक्टिविटी सिंपल वे में, ओके, कि आपको मैंने यहाँ कंसेप्टिवली बताया है, ओके, कि ये जो रेडियो एक्टिविटी होती क्यों है, ओके, उसकी वजह क्या है होने की। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी होती है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्यों होते हैं, ओके, या न्यूक्लिया अनस्टेबल क्यों होते हैं, इसका भी रीजन मैंने जो है इसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमने जो है अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्यों होते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, और फाइनली रेडियो एक्टिविटी इनके जो टाइप, रेडियो एक्टिव डीके सॉरी या रेडियो एक्टिविटी इनके जो टाइप्स होते हैं वो हमने इसमें जो है डिस्कस किया। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी डीके है, ओके, रेडियो एक्टिव डीके, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू।